लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 26 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबू हरगौरी सिंह राज पारबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए। बेतार का खबर। सुमरतिदास सबों को कहता है, देखो देखो कायस्थ के जूठे पत्तल में राजपूत खा रहा है। तहसीलदार विश्वनाथ बाबू को राज पारबंगा के कुमार साहब ने बुलाकर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन तहसीलदार ने कहा, थूक फेंक कर चाटना आदमी का काम नहीं। तहसीलदारी में अब क्या मजा है, अब तो ये सूखी हड्डी है। वास्तव में अब तहसीलदारी में कोई मजा नहीं रह गया है, जमाना बदल गया है। तहसीलदार साहब के बाप देवनाथ मल्लिक सिर्फ 5 रुपये माहवारी पर बहाल हुए थे, लेकिन ऊपरी आमदनी 3 साल बीतते बीतते 80-90 बीघे धनहर जमीन के मालिक बन गए थे। धनहर यानी धान की खेती वाली। आदमी की ऊपरी आमदनी ही असल आमदनी है, और तहसीलदारी रोब का क्या पूछना। तहसीलदार के खेत में मजदूरी करने वालों को कभी मजदूरी नहीं मिलती थी। राज पारबंगा के राजा तो तिरहुत में रहते थे, उन्हें किसी ने कभी देखा भी नहीं। असल राजा तो बूढ़े देवनाथ मल्लिक ही थे। उस समय कटिहार शहर ठिकाने से बसा भी नहीं था। बूढ़े तहसीलदार साहब अपने सलीम शाही जूतों के तल्ले में ही कांटियां पुरैनिया से ठुकवाकर मंगवाते थे, और 3 महीने में ही कांटियां झड़ जाती थीं। सुनते हैं वे बोलते बहुत कम थे, कान से कुछ कम सुनते थे, और जब बोलते थे तो मारो साले को 10 जूता। कमला नदी के बगल में जो गड्ढा है, उसी में जौंक पाल कर रखा था। जिसने तहरीर तलबाना या नजराना देने में देर की, उसे गड्ढे में 4 घंटे तक खड़ा करवा दिया। पांव के अंगूठे से लेकर जांग तक मोटे मोटे जौंक घुंघरू की तरह लटक जाते थे। वो जमाना तो बूढ़े तहसीलदार के साथ ही चला गया। जब नीलकाठी के साहबों के भी जुल्म से ऊबकर जगह जगह किसानों ने बलवा करना शुरू किया, तो जमींदारों ने अपने तहसीलदार और पटवारियों को गुप्त रूप से हिदायत दी, ज्यादा जोर जुल्म मत करो। विश्वनाथ बाबू ने भी अच्छी तरह ही निभाया। रैयतों पर विशेष जोर जुल्म करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उनके पूर्वजों ने रैयतों के दिल और दिमाग पर तहसीलदार की ऐसी धाक जमा रखी थी कि उन्हें विशेष कुछ करना नहीं पड़ता था। कहावत मशहूर थी, जमदूत थोड़ा मोहलत भी दे सकता है पर तहसीलदार नहीं। हर बार तमादी के पहले जनरल मैनेजर डफ साहब का खीमा आता था। खीमा आने के पहले ही बगैर जोत जमीन वाले आदमी भी गांव छोड़कर नेपाल के जिले मोरंग भग जाते थे। कोठी के बगीचे में 50 छोटे बड़े तंबू और शामियाने तान दिए जाते थे। 50 सिपाही, 4 हाथी, मोटर गाड़ी, खानसामा, बावर्ची, नाई और धोबी 5 गांव की बैलगाड़ियों पर खीमे के सामान लद कर आते थे। इलाके भर के बदमाश और टेढ़े लोगों की फेहरिस्त तहसीलदार पहले ही बनाकर रखते थे। सुमृतदास मोटे आसामियों को चुपचाप एकांत में ले जाकर खबर सुना देता था, तुम्हारा नाम तो फहरिस्त में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर? सुनने वालों पर मानो वज्र गिर पड़ता था। जैसे भी हो, नाम तो कटाना ही होगा। फहरिस्त बनाने के समय तहसीलदार साहब सुमृतदास की भी राय लेते थे। सुमृतदास साल भर की घटना याद करते हुए लिखाता था, हाँ, अनंत पर्व के दिन रंजीत दूध लाने के लिए गया था, तो गुअर टोली के सतकौड़ी ने झूठ बोलकर बर्तन वापस कर दिया था। भैंस सूख गई। कुंजर टोली के फरजंद मियाँ ने करेला नहीं दिया था। तहसीलदार साहब ऐसे लोगों के नाम याद करते जिन्होंने राज के मुकदमों में गवाही देने से इनकार किया, दाखिल खारिज करवाकर तहसीलदार का नजराना हड़प किया। किन लोगों को पैसे की गर्मी हो गई है, कौन राह चलते ऐंठ कर चलते हैं, और पंचायत में उनके सिपाहियों के विरुद्ध किन लोगों ने गवाहियां दी थीं। डफ साहब खजाना वसूली से ज्यादा महत्व देते थे राज के रौब को। राज का रौब ही असल चीज है। उनका कहना था, हमारा स्टेट में एक भी बदमाश को हम नहीं देखने मांगता। तुम हमारा तहसीलदार को झूठा बोला, हमारा अमला झूठा, तुम शाला का बच्चा सच्चा। चैंट्रू मांडल, माय बाप। हाथ जोड़े एक अर्धनग्न आदमी थरथर कांपता हुआ खड़ा हुआ, तुम मुकदमा में गवाही क्यों नहीं दिया? माय बाप। माय बाप का बच्चा। सिपाही चाबुक देगा। शपाक 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 कोड़े बरसने लगते। सिंह, तुम चेटरी आए।
राजपट आए, तुम हमारा तहसीलदार से नहीं जीत सकेगा, हम तुमको बेइज्जत करेगा, बदमाश। और इसके बाद साल भर तक इलाके में अमन चैन का राज। तहसीलदार साहब के डर से लोग थर थर कांपते रहते थे। लेकिन अब जमाना बदला ही नहीं है, साफ उलट गया है। सिंह जी ने बहुत कोशिश पैरवी करके हरगौरी सिंह को तहसीलदारी दिला दी है। मैनेजर साहब को पूरे 400 रुपये की सलामी दी गई है। सुना है बही बस्ता लेते समय ही छींक पड़ गई है। अब नए तहसीलदार की तहसीलदारी कैसी चलती है देखना है। राजपूत टोली का बच्चा बच्चा खुश है। शिवशक्कर सिंह सबों से कहते हैं, हरगौरी 1 क्लास और पढ़ लेता तो मैनेजरी धरी थी। काली कुर्ती वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में समझा रहे हैं। जिस तरह ये तहसीलदारी कायस्तों के हाथ से राजपूतों के हाथ में आई है, उसी तरह सारे आर्यावर्त के राजकाज का भार हिंदुओं के हाथ में आएगा और उस दिन आर्यावर्त के कोने कोने में हिंदू राज की पताका लहराएगी। जोतकी जी सलाह देते हैं, बिना लक्ष्मी की पूजा किए बही बस्ता में हाथ नहीं लगाया जाए। शुक्रवार को शुभ दिन है, कार्यारंभ, यात्रा, गृह निर्माण आदि। बालदेव जी को बार बार अपने सपने की बात याद आती है। विशाल सभा, हरगौरी माला पहना रहा है लक्ष्मी को। कामरेड कालीचरण और बासुदेव अपनी पार्टी के मेंबरों से कहते हैं, पुराने तहसीलदार यदि नागनाथ थे तो ये नया तहसीलदार सांपनाथ है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही जालिम जमींदार के कठपुतले हैं। सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी साहब ने कहा है, लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। बावनदास के लिए ये गांव नया है, गांव के लोग नए हैं। वो अभी चुप है, न जाने क्यों उसका जी नहीं लगता है। चरखा सेंटर में सिर्फ चरखा करघा ही नहीं, बूढ़े लोगों को रात में पढ़ाया भी जाता है। औरतों और बच्चों को मास्टरनी जी पढ़ाती हैं और बूढ़ों को मास्टर जी। बूढ़ा विरंची दास 10 दिनों से का खा गा घा पढ़ रहा है, लेकिन का के बदले गा से ही ककहरा शुरू करता है। गा खा का खा। मास्टर जी हैरान हैं, क्या सचमुच ही बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता? अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 26 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 27 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डॉक्टर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांतों से ही हमेशा मापने की कोशिश की थी। वो हंसकर कहा करता, दिल नाम की कोई चीज आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। अब वो ये मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते हैं। वो हार्ट नहीं, वो अगम अगोचर जैसी चीज है जिसमें दर्द होता है लेकिन जिसकी दवा एड्रिलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वो मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। बचपन से ही वो अपने जन्म की कहानी को कभी भूल नहीं सका। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वो दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। लेकिन डॉक्टर के वंश इतिहास पर काली रोशनाई पुती हुई है, जेल की सेंसर की हुई चिट्ठियों की तरह। काली रोशनाई से किसी हिस्से को इस तरह पोत दिया जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस हिस्से में कभी कुछ लिखा हुआ था। जन्म देने वाली माँ ने भी जिसे दूर कर दिया। अंधेरे में एक अभागिन माँ, दिल का दर्द और भयावनी छाया आकर हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को, रक्त के पिंड को एक पलक निहारती है, चूमती है। भयावनी छाया उसके हाथ से शिशु को छीन लेती है। माँ दांतों से ओठ दबाए खड़ी रह जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को, अंधेरे में खड़ी सल्यूटेड तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की है। वो गला टीप कर मार भी तो सकती थी। खटमल को मसलने के लिए अंगुलियों पर जितना जोर डालना पड़ता है, उस 5 घंटे की उम्र के शिशु की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उतने से जोर की ही आवश्यकता थी। माँ ऐसा नहीं कर सकी। शायद उसने चेष्टा की होगी, गले पर 1-2 बार अंगुलियां गई होंगी।
सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा होगा और वो उसे सहलाने लगी होगी। उसने अपनी बेबस, लाचार और अभाग्नी माँ के मन में उठने वाले तूफान के झकोरे की कल्पना की है। वो अपनी माँ के पवित्र स्नेह का, अपराजित प्यार का जीता जागता प्रमाण है। किसी भी अभागिन माँ की कहानी सुनते ही वो मन ही मन उसकी भक्ति करने लगता है। पतिता, निर्वासित और समाज की दृष्टि में सबसे नीच माँ की गोद में वो क्षण भर के लिए अपना सिर रखने के लिए व्याकुल हो जाता है। किसी स्त्री को प्रेमिका के रूप में कभी देखने की चेष्टा उसने नहीं की। वो मन ही मन बीमार हो गया था। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो वो निश्चय ही बीमार है अथवा एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने एक नए मोड़ पर मुड़कर देखा। दुनिया कितनी सुंदर है। वो लोक कल्याण करना चाहता है। मनुष्य के जीवन को क्षय करने वाले रोगों के मूल का पता लगाकर नई दवा का आविष्कार करेगा। रोग के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में उसके नाम की चर्चा होगी। प्रशांत मेथड, प्रशांत रिएक्शन, WR की तरह PR कहेंगे लोग। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसे माँ कहेगा? तब शायद माँ एक हास्यास्पद शब्द बनकर रह जाएगा। जानते हो, पहले माँ हुआ करती थी। एक अर्धनग्न से भी कुछ आगे लड़की टेलीकाफ के द्वारा अमेरिकन पेस्ट्री का घर बैठे स्वाद लेती हुई मुड़कर कहेगी, प्री टेस्ट ट्यूबेज सिसी मुआ ट्यूब मुआ। माँ, माँ वसुंधरा, धरती माता। माँ अपने पुत्र को नहीं मार सकी, लेकिन पुत्र अपनी माँ को गला टीप कर मार देगा। शस्य श्यामला, भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। मैला आंचल? लेकिन धरती माता अभी स्वर्णांचला है। गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में। कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। डॉक्टर को सभी चीजें नई लगती हैं। कोयल की कूक ने डॉक्टर के दिल में कभी हूक पैदा नहीं की, किंतु खेतों में गेहूं काटते हुए मजदूरों की चैती में आधी रात को कूकने वाली कोयल के गले की मिठास का अनुभव वो करने लगा है। सब दिन बोले कोयली भोर भिनसरवा, बैरिन कोयलिया आजू बोले आधी रतिया हो रामा, सूतल पिया के जगावे हो रामा। किसी के पिया की नींद न टूट जाए। गहरी नींद में सोए हुए पिया के सिराने पंखा झलती हुई धानी को डर है, पिया की नींद न खुल जाए, सपना न टूट जाए। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहाशा दौड़ रहा था, उसके अगल बगल आस पास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए कोई छांव नहीं मिली। उसने किसी पेड़ की डाली की शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही है। वो राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छाह में पड़ा नहीं रह सकेगा। मंजिल पर पहुंचने का ये कितना जबरदस्त रास्ता है जो राही को मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वो क्षण भर सुस्ताने के लिए उदार छाया चाहता है, प्यार। सूतल पिया के जगावे हो रामा। पिया जग गए। धानी ने पिया को विदाई दी। पिया को जाना है। हिमालय की चोटी को उषा की प्रथम किरण ने छूकर स्वर्णिम कर दिया। आम के बागों में कोयल कोयली, दहियल और बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए। खेतों से गीत की कड़ियां पुरवैया के सहारे उड़ती आती हैं और डॉक्टर के दिल में हलचल मचा जाती हैं। गेहूं की काटनी हो रही है। झुनाई हुई रव्वी की फसल की सौंधी सुगंध चारों ओर फैल रही है। डॉक्टर साहब, क्या है? जरा चलिए, मेरी बहन को कै हो रही है। पेट भी चलता है? जी। डॉक्टर तुरंत तैयार होकर चल देता है। पास के ही गांव में जाना है। डायरिया होगा, लेकिन सेलाइन एपरेटस भी ले लेना अच्छा होगा। 30 बार पेट चला है। बिछावन पर पड़ी हुई युवती पीली पड़ गई है। उसके हाथ पांव अकड़ रहे हैं। पेशाब बंद है। हैजा ही है। डॉक्टर सेलाइन एपरेटस ठीक करता है। स्प्रिट स्टोव जलाता है। नॉर्मल सेलाइन की बोतल निकालता है।
बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है और आखिर कह ही डालता है, डॉक्टर साहब, ये जो जैक्सन दे रहे हैं इसका कितना होगा? छोटे जैक्सन का फीस तो 2 रुपया है, इतने बड़े जैक्सन का तो जरूर 50 रुपया होगा। क्यों 50 रुपया? डॉक्टर मुस्कुराता है। तो रहने दीजिए, कोई दवा ही दे दीजिए। दवा से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? बैल बेच डालो। डॉक्टर पहले की तरह मुस्कुराते हुए सैलाइन देने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर बाबू, बैल बेच दूंगा तो खेती कैसे करूंगा? बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। लड़की की बीमारी है। क्या मतलब? हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है, लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। जंगल झार। डिग डिग डिडिग डिडिग। कल सुबह को अस्पताल में हैजा की सुई दी जाएगी। सभी लोग, बाल बच्चे बूढ़े जवान औरत मर्द आकर सुई ले लें। डिग डिग डिडिग। गांव का चौकीदार ढोलहा दे रहा है। हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया, लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने ढोल दिलवाकर लोगों को सुई लेने की खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया। कुआं में दवा डालने के समय लोगों ने दल बांधकर विरोध किया। चालाकी रहने दो। डॉक्टर कूपों में दवा डालकर सारे गांव में हैजा फैलाना चाहता है, खूब समझते हैं। डॉक्टर ने बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के लोगों को खबर देकर बुलवाया, सहायता मांगी। यदि लोगों ने सुई नहीं लगवाई और कुओं में दवा नहीं डालने दी तो एक भी गांव को बचाना मुश्किल होगा। दोपहर को बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के मास्टरनी जी डॉक्टर साहब के साथ दल बांधकर निकले और कुओं में दवा डाल दी गई। सुई देने की समस्या जटिल थी। कालीचरण ने कहा, एक बात, आज कोठी का हाट है। हाट लगते ही चारों ओर घेर लिया जाए और सबों को जबरदस्ती सुई दी जाए। जो लोग बाकी बची रहेंगे उन्हें घर पर पकड़ कर दी जाए। डॉक्टर को यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन बालदेव जी ने ऐतराज किया। किसी की इच्छा के खिलाफ जोर जबरदस्ती करना? क्या बेमतलब की बात बोलते हैं? चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बालदेव जी की बात काटते हुए बोली। कालीचरण जी ठीक कहते हैं। बालदेव जी की कनपट्टी गर्म हो जाती है। ये औरत बोलने का ढंग भी नहीं जानती। नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। कोठारिन जी कितनी मीठी बोली बोलती है, और ये तो मर्दाना औरत है। चरखा सेंटर की मास्टरनी, बहुत महिला कांग्रेसी को देखा है। माए जी, तारावती देवी, सरस्वती, ऊखा देवी, सरधा देवी, लेकिन कोई तो इतना कर्कश नहीं बोलती थी। कालीचरण जी ठीक कहते हैं। जबरदस्ती करना हिंसावाद नहीं तो और क्या है। कालीचरण के दलवालों ने हाट को घेर लिया। डॉक्टर साहब आम के पेड़ के नीचे टेबल पर अपना पूरा सामान रखकर तैयार हैं। कालीचरण एक एक आदमी को पकड़कर लाता है। मास्टरनी जी स्प्रिट में भिगोई हुई रुई बाहां पर मल देती हैं और डॉक्टर साहब सुई गड़ा देते हैं। तहसीलदार साहब नाम लिखते जाते हैं। हाट में भगदड़ मची हुई है, लेकिन भग कर किधर जाओगे? चारों ओर सुसलिंग पार्टी का सिपाही खड़ा है। माही गे, हे बेटा काली, क्यों रोती क्यों है? हे बेटा, सारी देह में गोद न गोद आने के समय देह में सुई नहीं गड़ी थी। चलो। 750 लोगों को सुई दे दी गई है। अब जो लोग घर में रह गए हैं उन्हें कल सुबह ही सूरज उगने के पहले ही दे देनी होगी। डॉक्टर साहब कहते हैं, बीमारों की सेवा के लिए स्वयंसेवक चाहिए। कालीचरण अपने दल के 60 स्वयंसेवकों के साथ रात को अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बड़ी निडर हैं। वो भी सेवा करने के लिए अपना नाम लिखाते हैं। बावनदास हंसकर कहता है, मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे डॉक्टर साहब, मुझे और कोई काम दीजिए। बालदेव जी चुप हैं। उनको हैजा का बहुत डर है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 27 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 28 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डॉक्टर आदमी नहीं, देवता है देवता। तंत्रिमा टोली, पोलिया टोली, कुर्मछत्री टोली और रैदास टोली में सब मिलाकर सिर्फ 5 आदमी नुकसान हुए। घर घर में 1-2 आदमी बीमार थे, लेकिन डॉक्टर देवता है। दिन रात कभी एक पल चैन से नहीं बैठा। मास्टरनी जी भी देवी हैं।
कालीचरण भी बहादुर है। कै और दस्त से भरे बिछावन पर लेटे हुए रोगी की सेवा करना, कपड़े धोना, दवा डालकर गंदगी जलाना आदमी का काम नहीं, देवता ही कर सकते हैं। 1 पैसा भी फीस नहीं लिया और मुफ्त में रात रात भर जगकर लोगों का इलाज करते रहे। रेशमलाल कोयरी के इकलौते बेटे को जम के मुंह से छुड़ा लिया। रेशम ने डॉक्टर को खुशी खुशी एक गाय बख्शीश दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, अपने लड़के को इस गाय का दूध पिलाओ, दूध बिक्री मत करो, यही हमारी बख्शीश है। बावनदास भी अवतारी आदमी है। रात भर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खंजरी बजाकर गाते रहते थे, मालिक सीताराम सोच मन काहे करो, सीताराम सीताराम बंदे महातरम मालिक सीताराम। भयावनी रात में, जबकि आदमी अपनी छाया से डरते थे, बावन का गीत डरे हुए लोगों को बल देता था। मालिक सीताराम सोच मन काहे करो, निर्बल के बल राम। ब्राह्मण टोली में 3 आदमी मरे और जोतकी जी की स्त्री तो दूसरी बीमारी से मरी। बच्चा अटक गया। कायस्थ टोली, संथाल टोली और यादव टोली में एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ। राजपूत टोली में 5-7 आदमी को रोग ने पकड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब ने सबों को बचा लिया। 15 दिनों के बाद कमली ने डॉक्टर की सूरत देखी है। कमली ने मन ही मन कितनी बातें गढ़ रखी थीं। वो रूठी रहेगी, बोलेगी नहीं। 15 दिनों में एक बार भी तो आते। रहने दीजिए, यही होता ना कि रोग का छूत मुझे लग जाता, मैं मर जाती, आपका क्या बिगड़ता। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी जो थी, रात भर खूब चाय बनाकर पिलाती थी ना। लेकिन डॉक्टर को देखते ही वो सब कुछ भूल गई। डॉक्टर का चेहरा एकदम काला हो गया है, आंखें धंस गई हैं। प्यारू ठीक ही कहता था। डॉक्टर साहब दुनिया भर को आराम कर रहे हैं, लेकिन खुद बीमार होते जा रहे हैं। खाना पीना तो एकदम कम हो गया है। कमली चाहती है कि माँ थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को अकेला छोड़ दें। आज वो डॉक्टर से लिपट जाएगी। कहिए हैजा डॉक्टर साहब। कमली हंसते हुए डॉक्टर के पास जाती है। हैजा डॉक्टर, सुनिए लड़की की बात जरा। मैं पूछती हूं तुमसे कि तुम दिन दिन क्या होती जा रही हो। माँ डांटते हुए कहती है, वाह रे, रामपुर के बटैयादार लोग उस दिन आकर बाबूजी से पूछ रहे थे कि हैजा डॉक्टर कहाँ रहता है। सुना था नहीं? लोग इन्हें हैजा डॉक्टर ही कहते हैं। कमला खिलखिलाकर हंसती है। माँ हंसते हुए चली जाती है। डॉक्टर मुस्कराते हुए कहता है, लोग हैजा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तुमको तो कहना चाहिए बेहोशी डॉक्टर। आहा, बेहोशी डॉक्टर की सूरत तो आज 15 दिनों के बाद दूज के चांद की तरह देखने को मिली है और बात बनाते हैं। कमली मुंह फुलाती है। नहीं कमली, इस बीच मुझे बराबर यही डर लगा रहता था कि यदि तुमने कुछ गड़बड़ी पैदा की तो क्या होगा। तो मैं जानबूझकर बेहोश होती हूं, क्यों? हाँ, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि बेहोश होने से ही बेहोशी डॉक्टर आता है। डॉक्टर आवे ना आवे मेरी बला से। अच्छी बात है, तो मैं चला। डॉक्टर साहब इतने दिनों बाद आए हैं, चाय बना देगी सो तो नहीं, बैठकर झगड़ा कर रही है, माँ अंदर से ही कहती है। कमली दांत से जीभ को दबाते हुए उठ भागती है। माँ सब सुन रही थी शायद। डॉक्टर ने इस बार आसपास के 15 गांवों का परिचय प्राप्त किया है। भयातुर इंसानों को देखा है। बीमार और निराश लोगों की आंखों की भाषा को समझने की चेष्टा की है। उसे मध्यवित्त किसानों की अंदर हवेली और बेजमीन मजदूरों की झोपड़ियों में आने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। रोगियों को देखकर उठते समय छींके पर टंगी हुई खाली मिट्टी की हाड़ियों से उसका सिर टकराया है। 7 महीने के बच्चे को बथुआ और पाट के साग पर पलते देखा है। उसने देखा है गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों और युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी है उसने। कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, बड़े मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं, किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज हुई वे कुम्हला जाते हैं। शाम होने से पहले ही पपड़ियां झड़ जाती हैं। कश्मीर के कमल और पूर्णिया के कमल में शायद यही फर्क है। और कमली तो राजकमल। मैं तुम्हें राजकमल कहूंगा और मैं तुम्हें प्रशांत महासागर कहूंगी। कमला ने आज अनजाने ही तुम कह दिया। प्रशांत महासागर में राजकमल नहीं खिलता, मैं कमला नदी का गड्ढा ही होना पसंद करूंगा। डॉक्टर हंसता है। कमला की बड़ी बड़ी आंखों की पलकें
एक बार ऊपर उठकर झुक गई। तुमने मुझे आज तक अपना अस्पताल क्यों नहीं दिखलाया? तुम्हारे चूहे, खरगोश, सियार और नेवले। माँ और बाबूजी तुम्हें अस्पताल जाने देंगे? क्यों नहीं? तो आज ही चलो, अभी। कमली डॉक्टर के साथ अस्पताल की ओर जा रही है। चैत का सूरज पश्चिम की ओर निष्प्राण सा पूर्णिमा के उगते हुए चांद का सा मालूम हो रहा है। दिन भर धू धू कर चलने वाली पछिया हवा गिर गई है। गांव के पनघट पर स्त्रियों की भीड़ आंखें फाड़कर इन दोनों को देखती है। झगड़े बंद हो जाते हैं, पानी भरना रुक जाता है। नजर से ओझल होने के बाद फिर सबों के मुंह से अपनी अपनी राय निकलती है। कमली अब आराम हो गई। डॉक्टर साहब ने इसको बचा लिया। दोनों की जोड़ी कैसी अच्छी है। सतलरेना बैस्कोप का एक किताब लाया है, उसमें ऐसी ही एक जोड़ी की छापी है, ठीक ऐसी ही। डॉक्टर भी कायस्थ है क्या? कौन जात है? क्या जाने बाबा, इलाज करते करते कहीं। क्या भक्ति है, सिर की गर्मी शाम को मैदान की हवा में ठंडी हो जाती है, जानती नहीं? मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल के खूंट पर चले गए। आंचल पसार कर मन ही मन बोली, दुहाई कमला मैया। गणेश पास ही गुल्ली खेल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, पूरब से छाहेब आया, पश्चिम छे मैम। छाहेब बोले, गिटिल पिटिल खिलखिल हाँछे मैम। कमला और डॉक्टर ने उलट कर देखा। गणेश ताली बजाकर हंस रहा था। देखो नानी, छाहेब मैम। दोनों ने हंसते हुए मौसी को प्रणाम किया। गणेश भागकर मामी के आंचल में छिप जाता है। कमली चिल्लाकर कहती है, अच्छा ठहरिए गोबर गणेश जी, अभी लौटती हूं तो कान पकड़कर चांद दिखाऊंगी। तहसीलदार साहब रास्ते में ही मिले। हंसते हुए बोले, हाँ शायद यही पागलपन सवार हुआ था। अच्छी बात है, सुबह शाम की हवा में बहुत गुण है। सभी एक ही साथ हंस पड़े। कोठी के बाग में गुलमोहर की बड़ी बड़ी डालियां लाल लाल फूलों से जलती हुई हवा के हल्के झोंकों में हिलडुल रही थीं। अमलतास के पीले फूल नववधू की पीली ओढ़नी की याद दिला रहे थे। योजन गंधा शाम की हवा में पागलपन बिखेर रही थी। शिरीष के फूलों की पंखुड़ियां मंगल आशीष की तरह झड़ रही थीं। मार्टिन ने बड़े जतन से फूल लगाए थे। बाग लगाते समय उसने ऐसी ही शामों की कल्पना की होगी। बाहों में पड़ी हुई मेरी के लाल होठों की ताजगी को और भी प्राणमय बनाने के लिए। पानी पटाने वाले मालियों को वो कड़कते हुए बोला होगा, देखो एक भी गाछ सूखने पर 50 बेंट देगा। चैत की गोधूली में अपनी सारी तेजी खोकर सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना मुंह छिपा लिया था। दूर तक फैली हुई ताड़ों की पंक्तियां कुछ मटमैली, कुछ सिंदूरी सी पृष्ठभूमि में गर्दन ऊंची करके सूरज को अतल गहराई में डूबते हुए देख रही थी। गाय और बैलों के साथ घर लौटते हुए चरवाहे सावित्री नाच का गीत गा रहे थे। आहे सखी चलू फुलवारी देखे है, देखी भो सुंदर रूप, नाना रसना फूल अनूप, चलू फुलवारी देखे है। गुलमोहर के लाल लाल फूल बुझ गए हैं और अमलतास की पीली ओढ़नी न जाने कब सरक कर गिर पड़ी, किंतु योजन गंधा अब भी पागल बना रही है। डॉक्टर देवता नहीं, आदमी बनना चाहता है। एक जोड़ी निर्मल आंखों की पलकें जरा ऊपर की ओर उठीं और फिर झुक गईं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 28 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 29 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कल सिरवा पर्व है। कल पड़मान में मछमरी होगी। मछमरी अर्थात मछली का शिकार। आज चैत्र संक्रांति है। कल पहली वैशाख, साल का पहला दिन। कल सभी गांव के लोग सामूहिक रूप से मछली का शिकार करेंगे। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी टापी और जाल लेकर सुबह ही निकलेंगे। आज दोपहर को सत्तू खाएंगे। सतुआनी पर्व है आज। आज रात की बनी हुई चीजें कल खाएंगे। कल चूल्हा नहीं जलेगा। 12 मास चूल्हा जलाने के लिए ये आवश्यक है कि वर्ष के प्रथम दिन में भूमिदाह नहीं किया जाए। इस वर्ष की पकी हुई चीज उस वर्ष में खाएंगे। सारे मेरीगंज की मछली मारने वालों का सरदार है कालीचरण। भुरुकवा गुने के समय ही निकलना होगा। 12 कोस जमीन तय करना होगा। इस कालीचरण ने ऐलान कर दिया है, जुलूस बनाकर चलना होगा लाल झंडे के साथ।
नारा भी लगाते चलना होगा। जमींदार फैज बख्श अली ने इस बार पड़मान नदी के जलकर को खास में रखा है। उसके अमलों ने कहा है कि मछली नहीं मारने देंगे, मलेट्री मंगाकर तैनात रखेंगे। देखना है मलेट्री को। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ नया खाता खुलेगा। शाम को सत्यनारायण की पूजा होगी। डॉक्टर को भी निमंत्रण है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने तहसीलदारी छोड़ दी है तो क्या नया खाता भी न करेंगे? उनके यहाँ भी सत्यनारायण व्रत की कथा होगी। डॉक्टर साहब को निमंत्रण है। मौसी ने होली में डॉक्टर को नहीं खिलाया था, इस बार डॉक्टर को वही खिलाएगी। मठ पर भी नया खाता होता है। इस बार नए महंत रामदास जी के हाथ से खाता खुलेगा, इसीलिए विशेष आयोजन है। बीजक पाठ, साहिब भजनावली, ध्यान और अंत में वैष्णव भोजन। बालदेव जी और बावनदास को विशेष निमंत्रण है। लक्ष्मीदास ने भंडारी के मार्फत कहला भेजा है। बालदेव जी जरूरी आवे, गांव में वैष्णव है ही और कौन। बेतार सुमिरत दास अब नए तहसीलदार का कारपरदाज है। वो कहता फिरता है, हरगौरी बाबू हीरा आदमी है, सारा कागज पत्तर हमी पर फेंक कर निश्चिंत। देखिए तो हम कितना समझाते हैं कि बाबू साहब, बही बस्ता स्याहा और कर्चा किसी दूसरे को छूने नहीं देना चाहिए, लेकिन हरगौरी बाबू हीरा आदमी है। विश्वनाथ प्रसाद तो एक नंबर के मक्खी चूस और सक्की आदमी है। कायस्थ और राजपूत का कलेजा बराबर हो भला। कांग्रेसी हुए हैं। सुमृत दास से कौन बात छिपी हुई है? अब तो गांव का चाल चलन एकदम बिगड़ जाएगा। जवान बेटी को एक परदेसी जवान के साथ हंसी मस्खरी करने की, घूमने फिरने की आज़ादी दे दी है विश्वनाथ प्रसाद ने। गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो सुमृत दास का नाम बदल देना। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ रात में एक भी रैयत नहीं आया। पुण्याह में जो सलामी मिलती है वो रकम जमींदार की होती है, लेकिन खाता खुलने के दिन की सलामी तो तहसीलदार की खास आमदनी है। सुमृत दास ने आकर खबर दी। सभी रैयत विश्वनाथ प्रसाद के यहाँ गए थे। 150 रुपये सलामी में पड़े थे। मछली मारकर लौटते समय रास्ते में रैयतों ने मिटिन किया था कि नए तहसीलदार के यहाँ नहीं जाएंगे। कुकरा का बेटा कलिया लीटरी करता है। बाप काटे घोड़ा का घास और बेटा का नाम दुर्गादास। अभी ततमा टोली का बिरंचिया कहता था कि रैयतों का पेट जो भरेगा वही असल जमींदार है। नए तहसीलदार ने कभी एक चुटकी धान भी दिया है। शास्त्र वचन कभी झूठ नहीं होता। राणम एणम कनमोचड़ जूता मारम पवित्रम। समझे तहसीलदार साहब, राण और कांटों को कांटी वाले जूते से बस में किया जाता है। बालदेव जी का काम छूट गया। कपड़े, चीनी और किरासन तेल की पुर्जी अब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद देंगे। बालदेव जी को क्यों छुड़ा दिया? शायद उनका बिलेक पकड़ा गया। पाप कितने दिनों तक छिपेगा? खेलावन ने जो परमेश्वर सिंह की जमीन मोल ली है, सो किस रुपए से? वो बालदेव जी की ही जमीन है। खेलावन के घर में जाकर देखा, आज भी गांठ के गांठ कपड़ा पड़ा हुआ है, टीन का टीन तेल है। खेलावन के सभी सगे संबंधियों के यहाँ कपड़े गए हैं। ये बात कितने दिनों तक छिपी रहेगी? सुनते हैं कि कांग्रेस ने अपना खौफिया बहाल किया है। अंग्रेजी का खौफिया तो ऊपर से ही किसी बात का पता लगाता था। कांग्रेस के खौफिया को हाड़ी के चावल का भी पता रहता है। स्त्री की मृत्यु के बाद जोतखीजी बहुत गुमसुम रहते हैं। डॉक्टर को कितना कहा कि कोई दवा देकर रामनारायण की मां को उबारिए, लेकिन कौन सुनता है? बस एक ही जवाब, बच्चा को पेट काट कर निकालना होगा। शिव हो, शिव हो। पराई स्त्री को बेपर्द करने की बात कैसे उसके मुंह से निकली? पार्वती की मां ने बदला ले लिया। 5 साल पहले पंचायत में जोतखीजी ने कहा था कि पार्वती की मां को मैला घोल कर पिलाया जाए। विश्वनाथ प्रसाद ने पार्वती की मां का पक्ष लिया था, नहीं तो उसी बार उसका सभी गुणमंत्र शेष हो जाता। इस बार पार्वती की मां ने बदला चुका लिया। अच्छा, ब्राह्मण का श्राप निष्फल नहीं होगा। देखना, इस कलयुग में भी असल ब्राह्मण रहता है, देखना। अरे, वो जमाना चला गया जब राजपूत टोली और बाभन टोली के लोग बात बात में लात जूता चलाते थे, याद नहीं है? एक बार टहलू पासवान का गुरु घोड़ी पर चढ़कर आ रहा था। गांव के अंदर यदि आता तो एक बात भी थी, गांव के बाहर ही सिंह जी ने घोड़ी पर से नीचे गिराकर जूते से मारना शुरू कर दिया था। साला दुसाध घोड़ी पर चढ़ेगा। अब वो जमाना नहीं है, गांधी जी का जमाना है। नया तहसीलदार हुआ है तो क्या, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ना जगह ना जमीन है, इस गांव में नहीं उस गांव में रहें बराबर है। धमकी देते हैं कि जूते से रेट करेंगे।
अच्छा अच्छा। युगों से पीड़ित दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कोई घाव पर ठंडा लेप कर रहा हो। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूं, सोए हुए को जगाना चाहता हूं। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि आप अपने हकों को पहचानें। आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का सभी हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वो कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूं। कालीचरण आग उगलता है, लेकिन सुनने वालों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता है। जमीन जोतने वालों की, पूंजीवाद का नाश। बावनदास फिर एक फार्म लाया है, मंत्री जी ने भेज दिया है। इस बार पटना का छापा फार्म है, पुरैनिया का नहीं। पटना का फार्म कच्चा नहीं हो सकता। इस फार्म पर अपना नाम, अपने बाप का नाम, जमीन का खाता नंबर, खसरा नंबर लिखकर पुरैनिया कचहरी में दे दो। दफा 40 के हाकिम को जमीन नकदी हो जाएगी। सच? हाँ, अंगूठे का टीप देना होगा। और जिन लोगों ने चरखा सेंटर में दस्तखत करना सीख लिया है, उन्हें भी टीप देना होगा। बालदेव जी क्या करें? खेलावन भैया कुछ समझते ही नहीं। रोज कहते हैं, बालदेव, कमला किनारे वाली जमीन में कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटैयादार की सूरत से दर्ज है। कलरू से कहकर सुपुर्दी दिला दो। लेकिन बालदेव जी क्या करें? चौधरी जी को वो सब दिन से गुरु की तरह मानता आ रहा है, कभी किसी काम में तरौटी नहीं होने दिया। इतना चौनिया मेंबर बना कर दिया, गांव में चरखा सेंटर खुलवा दिया, लेकिन जिला कमेटी के मेंबर तहसीलदार साहब हो गए। बालदेव को कोई खबर नहीं दी गई। कपड़े की मेंबरी भी नहीं रही। नीमक कानून के समय से जेल जाने का यही बख्शीश मिला है। कालीचरण की पार्टी वाले ठीक कहते हैं, कांग्रेस अमीरों की पार्टी है। लेकिन वो कालीचरण की पार्टी में तो नहीं जा सकता। कालीचरण की आंखें उसने ही खोली। रात रात भर जागकर कालीचरण को जेहल का कितना किस्सा, गांधी जी का किस्सा, जमाहिर लाल का किस्सा सुनाया। कालीचरण उसका चेला है, वो आखिर चेला की पार्टी में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खेलावन भैया कुछ नहीं समझते। पासवान टोली में अब उसकी पैठ नहीं। कलरू उसकी बात नहीं मानेगा। उसका लीडर कालीचरण है। तहसीलदार साहब को तो लोग डर से लीडर मानते हैं। नए तहसीलदार साहब भी फेहरिस्त तैयार कर रहे हैं। सुमृत दास सबों का नाम लिखा रहा है। सबसे पहले लिखिए बिरंचिया का नाम। सोनमा दुसाध, किराए कोयरी, ये सब देनदार कलम है। अब लिखिए झोंपड़िया कलम। हाँ, जिन लोगों को अपनी झोंपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं। बस ये फेहरिस्त मैनेजर साहब को दे दीजिएगा और कहिएगा कि खेमा लेकर जल्दी इलाके में आवे, नहीं तो सारा सर्किल खराब हो जाएगा। लक्ष्मीदासिन के दिल में बालदेव जी ने घर कर लिया है। खाता बही के दिन आए थे, एकदम सूख गए हैं बालदेव जी। लक्ष्मी कितनी समझाती है कि कामकाज छोड़कर कुछ दिन आराम कीजिए, लेकिन कौन सुनता है। पहले जान तब जहान। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो परमारथ का कारज कैसे होगा? शरीर ही तीरथ है। कितना कहने पर, सतगुरु साहिब की कसम धराने पर यह मंजूर किया है कि एक बेला रोज मठ पर आया करे। शाम के सत्संग में बैठेंगे। भंडारी से कह दिया है, घी और दूध की मलाई रोज कटोरे में चुरा कर रख दिया करेगा। रामदास बालदेव का आना पसंद नहीं करता है। जैसे भी हो, बालदेव जी के शरीर की सेवा करेगी लक्ष्मी। अब बालदेव जी के आने में जरा भी देर होती है तो लक्ष्मी का दिल धड़कने लगता है, मन चंचल हो जाता है। सतगुरु साहिब ने कहा है, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, ई मन करत सुर नरमुनि, मन के लक्ष्य द्वार। लक्ष्मी का मन चंचल है पर चोर नहीं। बालदेव जी चोरी से उसके मन में नहीं आते हैं, मन के लक्ष्य द्वार है। बालदेव जी एक ही साथ लक्ष्य द्वार से उसके मन में बैठ जाते हैं। एक लक्ष्य बालदेव जी। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 29, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 30, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत मलेरियोलॉजिस्ट के रिसर्च की 6 माही रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। गजट के संपादक मंडल में भारत के 5 डॉक्टर हैं। इस रिपोर्ट पर उन लोगों ने
अपना अपना नाम नोट दिया है। मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी, MSc DTM कैल, PhD एडिन, FRSJ एडिन ने लिखा है, हमें विश्वास हो गया है कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जिनसे हम अब तक अनभिज्ञ थे। नई दवा तथा नए उपचार की संभावनाओं के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर निगाहें लगाए बैठा है। प्रशांत की विस्तृत रिपोर्ट में मलेरिया और काला आजार से संबंधित मिट्टी, हवा, पानी तथा इसमें पलने वाले प्राणियों पर नई रोशनी डाली गई है। अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ने एक जगह लिखा है, यहाँ के सब लोग सुबह को बासी भात खाकर पाट धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं और करीब 7 घंटे तक पानी में रहते हैं। गंदे गड्ढों को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आध इंच धरातल की जांच करने पर 1 लाख से ज्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे, किंतु यहाँ के मच्छर गंदे गड्ढों में बहुत कम अंडे देते पाए गए हैं। इनका कोई कोई ग्रुप तो इतना सफाई पसंद होता है कि निर्मल और स्वच्छ तालाबों को छोड़कर और कहीं अंडे देता ही नहीं। बेचारे खरगोशों को क्या पता कि उनकी जीभ में जो दाने निकल आते हैं, कानों के अंदर जो खुजलाहट होती है, कोमल से कोमल घास की पत्तियां भी खाने में अच्छी नहीं मालूम होती हैं। ये काला आजार के लक्षण हैं। मनुष्य के शत्रु कीड़े मकोड़ों के बारे में डॉक्टर ने लिखा है, मच्छरों को नष्ट करने के उपाय जो हमें बहुत पहले बता दिए गए हैं, हम उन्हीं को आज भी आंख मूंद कर दोहरा रहे हैं। जिन कीड़ों को हम नष्ट करना चाहते हैं उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी होती है। हमें उनकी आदत, स्वभाव और व्यवहार के ढंगों के बारे में जानना होगा। एनोफ्लीज के भी कई ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अलग अलग ढंग हैं, किंतु किसी ग्रुप में भी तरह तरह के छोटे छोटे सब ग्रुप होते हैं जिनकी आदतों और प्रजनन ऋतु में विभिन्नता पाई गई है। उनके लुकने छिपने, पसंदगी और नापसंदगी में भी फर्क है। मैंने एक ही ग्रुप के मच्छरों को 3 किस्म से अंडे छोड़ते पाया है और हर ग्रुप में कुछ दल विशेष हैं जो हवा में अंडे छोड़ते हैं। इनकी चालाकी और बुद्धिमानी का सबसे दिलचस्प उदाहरण ये है कि एक ही मौसम में एक ही ग्रुप के मच्छर हमले के लिए 15 तरह के तरीके व्यवहार करते हैं। कुछ तो एकदम डाई फ्लाइंग करके ही हमला करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने मलेरिया और काला आजार में रक्त परिवर्तन पर भी कुछ नई बातें कही हैं। ममता की चिट्ठी आई है। पटना मेडिकल कॉलेज को इस बात पर गर्व है कि बिहार का एकमात्र मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत उसी की देन है। ममता ने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें जिसे प्रशांत करीब करीब भूल गया है या भूल जाना चाहता है। पटना क्लब का नाम पाटलिपुत्र क्लब हो गया है। मिस रेवा सरकार ने बैडमिंटन में रोमेश पाल को हरा दिया। इन बातों में प्रशांत को अब कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ममता जब पत्र लिखती है तो वो कुछ भी बाद नहीं देती। छोटी से छोटी बात का जिक्र करती है। पटना मार्केट के सामने जो चाय की दुकान थी उसका बूढ़ा मालिक मर गया, तुम्हें याद है? वही जो तुमको रोज सलाम करके चाय के लिए निमंत्रित करता था, कश्मीरी चाय। प्रशांत को हंसी आती है। बेचारी ममता, उसे क्या मालूम कि मछली को लेकर पालतू नेवले से झगड़ा करने में जो आनंद आता है वो किसी खेल में नहीं। प्रशांत कभी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, वो किसी भी खेल का खिलाड़ी नहीं रहा, फिर भी उसे खेलों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। उसने ताश के पत्तों को कभी हाथ से स्पर्श नहीं किया, लेकिन साप्ताहिक ब्रिज नोट्स को वो गंभीरता से पढ़ जाता था। चर्चिल का भाषण पढ़ना भले ही भूल जाए, कलकत्ता के IFA के मैचों की रिपोर्ट वो सबसे पहले पढ़ लेता था। लेकिन अब तो वो खुद खिलाड़ी है। नेवले का गुर्राना, चिल्लाना, पूंछ के रोओं को खड़ा कर हमला करना और हमला करते हुए इसका ख्याल रखना कि चोट नहीं लग जाए, नाखून नहीं गड़ जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और किसको कहते हैं? डॉक्टर ममता श्रीवास्तव। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की सुपुत्री ममता ने डॉक्टरी पास करने के बाद हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। शहर के गरीब मोहल्लों में यूनिट ने अपने सेवा कार्य का जो परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गरीब की झोपड़ी से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक उसकी पहुंच है। जो उसके निकट संपर्क में रह चुके हैं उनका कहना है कि ममता दीदी दिन रात मिलाकर सिर्फ 4 घंटे ही आराम करती हैं। दूर से देखने वाले उसके चरित्र पर भी संदेह करते हैं।
उसकी सार्वजनिक मुस्कुराहट लोगों को कभी कभी भ्रम में डाल देती है, और जिन लोगों का काम सिर्फ बैठकर आलोचना करना है वे कहते हैं कि तरह तरह के जाल फैलाकर सरकार से रुपया वसूलना और उड़ाना ही ममता देवी का काम है। विकारपूर्ण मस्तिष्क वाले किसी मिनिस्टर का नाम लेकर मुस्कुरा देते हैं। मिस ममता श्रीवास्तव नहीं, मिसेज कहो। डॉक्टर प्रशांत ममता का ऋणी है। ममता से उसे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव की मूर्ति पर बेल पत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना, अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराहते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। ममता को प्रशांत पर संदेह है। वो समझती है कि घोर देहात में प्रशांत छटपटा रहा है, अपनी गलती पर पछता रहा है। इसलिए वो हर पत्र में शहर की सामाजिक जिंदगी पर कुछ लिख डालती है। एक पत्र में उसने लिखा है, बुश शर्ट का युग है। 5 साल पहले बांकीपुर की सड़कों पर, पार्कों और मैदानों में दानापुर कैंट के गोरे फौजियों ने जिंदगी के जिन कुत्सित और वीभत्स पहलुओं का प्रदर्शन किया, हमारे समाज के अचेतन मन पर उसकी ऐसी गहरी छाप पड़ी कि आज हर आदमी के अंदर का भूखा टामी अधीर हो उठा है। युद्ध की विषैली गैसों ने सारे समाज के मानस को विकृत कर दिया है। काले बाजार के अंधेरे में एक नई दुनिया की सृष्टि हो गई है, जहां सूरज नहीं उगता, चांद नहीं चमकता और न सितारे ही जगमगाते हैं। इस दुनिया में माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन और स्वामी स्त्री जैसा कोई संबंध नहीं। कल एक गरीब ने विटामिन सी की सुई 8 रुपये में खरीदी है। 5 आने का छोटा सा एम्प्यूल। मेरे मोहल्ले के महाराज मेहता को तुम जरूर जानते होगे। उनकी छोटी बेटी फुलमतिया, जो मिल्क सेंटर में पिछले साल तक दूध पीने आती थी और ताली बजा बजा कर नाचती थी, उसे तुम भूले नहीं होगे शायद। परसों से अस्पताल में पड़ी हुई है। रामनवमी की शाम को नई रंगीन साड़ी पहनकर फुदकती हुई राम मंदिर गई थी और रात को 2 बजे पुलिस ने सिटी के एक पार्क में उसे कराहते हुए पाया। फुलमतिया का बयान है, टेढ़ी नीम गली के पास एक मोटर गाड़ी रुक गई है और 2 आदमियों ने पकड़कर उसे मोटर में बिठा दिया। बड़े बड़े बाबू लोग थे। मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की 10 दुकानें खुल गई हैं। कल बिलिंगटन हॉल में टीवी सेनेटोरियम के लिए स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों ने एक चैरिटी शो का आयोजन किया था। ज्यों ही वीणा यानी बैरिस्टर प्राणमोहन सिन्हा की पुत्री स्टेज पर उतरी कि ऊपर की गैलरी से ध्वनि कन्नी फेंकी जाने लगी और तरह तरह की भद्दी आवाजें कसी जाने लगीं। पुलिस ने शांति कायम करने की चेष्टा की, किंतु उन पर ईंट पत्थरों की ऐसी वर्षा की गई कि हॉल के सभी दरवाजों और खिड़कियों के कांच टूट गए। बहुत लोग घायल हुए। घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ही ज्यादा थी। और सबसे आश्चर्य की बात सुनोगे। कहा जाता है कि खुराफातियों का लीडर था अमलेश सिन्हा, वीणा का चचेरा भाई। प्राणमोहन बाबू ने कुछ दिन हुए अपने घर में अमलेश का आना जाना बंद कर दिया था। शराब के नशे में अमलेश ने कई बार घर की नौकरानियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया था। इसलिए उनकी पुत्री और अपनी चचेरी बहन वीणा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कोठी के जंगल में संथालिनें लकड़ी काट रही हैं और गा रही हैं। कुछ दिन पहले इसी जंगल में संथालिनों ने एक चीते को कुल्हाड़ी और दाब से मार दिया था। शोरगुल सुनकर गांव के लोग जमा हो गए थे। मरे हुए बाघ को देखकर भी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और बहुत तो भाग खड़े हुए थे, किंतु संथालिनें हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थीं। मकई के दानों की तरह सफेद दंत पंक्तियां और वही सरल मुस्कुराहट। चीते के अचानक हमले से 2-3 युवतियां सामान्य घायल हो गई थीं। उनके होठों पर भी वैसी ही मुस्कुराहट खेल रही थी। उनके जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करते समय डॉक्टर के शरीर में एक बार सिहरन की हल्की लहरें दौड़ गई थीं और संथालिनें खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जख्म पर तेज दवा लगने पर इस तरह हंसना डॉक्टर ने पहली बार देखा सुना। आबनूस की मूर्तियां, जूड़े में गुथे हुए शिरीष और गुलमुहर के फूल। संथालिनें गाती हैं, छोटी मोटी पुखरी चिरकुलिया पिंडरे,
पोरोईनी फूटे लाले लाल, पास चे तेरी फूल देखी फूले लाबे लब, पास चे तेरी आधा दिन लागित। चारों ओर से बंधाए हुए एक छोटे से पोखरे में पुरैन यानी कमल के लाल लाल फूल खिले हैं। उस फूल पर तुम मुग्ध हो, मुझे भी देखकर तुम मोहित होते हो, किंतु वो मोह आधे दिन का ही तो नहीं। नहीं नहीं, आधे दिन के लिए नहीं। प्राणों में घुले हुए रंगों का मोह आधे दिन में ही नहीं टूट सकता। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 30, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।